बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ 10 इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म है अकाउंटिंग। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा निज़ाम है जो आपको मुहैया करता है क्वान्टिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी जिसको आप मैयर कर सकते हैं पैसों में या तादाद में, अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कारोबारी अदारे के बारे में, टू पीपल हु नीड सच इंफॉर्मेशन। ये उन तमाम लोगों को इंफॉर्मेशन मुहैया करता है किसी भी कारोबारी अदारे के बारे में जो उस अदारे के बारे में जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या आदाद शुमार हैं, कितने लोग वहाँ पे एडमिट हैं और कितने डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर आप किसी स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और किस किस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है और किस किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या इनरोलमेंट चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके कितने मालिक हैं, यानी कितने शेयर होल्डर हैं, कितने स्टेक होल्डर हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है और किस बंदे ने इस कारोबार में कितना हिस्सा डाला है, यानी कि किसका कितना शेयर है, इस कितना शराकत दार है, कौन सा बंदा कितना शराकतदार है इसमें, ये हमें अकाउंटिंग बताती है। और कितना इस कंपनी के ऊपर कर्जा है और कितना इस कंपनी के अपने एसेट्स हैं, अपने असासाजात हैं, ये सारा कुछ हमें अकाउंटिंग बताती है। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो हमें मुहैया करती है इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके लोगों के बारे में। आम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मुहैया करती है अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? ये इट इज़ द आर्ट, ये एक ऐसा काम है ऑफ रिकॉर्डिंग जिसके ज़रिए हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी पैसे से मुतल्लिक लेन देन को, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन प्रॉपर मैनर। यानी अगर मैंने 2 तारीख को 500 रुपीज़ वसूल किए हैं तो वो मैं उसी दिन उसी टाइम पर उसको नोट कर दूँगी, और नेक्स्ट डे 5 को मैंने अगर 600 रुपीज़ रिसीव किए हैं तो वो मैं नेक्स्ट डे उसी को एंटर कर दूँगी। ये है बुक कीपिंग, सिंपल। नेक्स्ट है जी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक मेन सब्जेक्ट है। इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अकाउंटेंसी में थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज़ें भी आ जाती हैं और प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटेंसी। अब आपको क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के अंडर आता है, ठीक है। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक चीज़ नहीं है। अकाउंटेंसी मेजर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग उसके आगे ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट है परचेजेस एंड सेल्स। सिंपल परचेज का मतलब तो हमें पता है, ख़रीदना, और सेल्स बेचना। यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है, अ फंक्शन ऑफ बाइंग द गुड्स। गुड्स को अकाउंटिंग टर्म में गुड्स का मतलब होता है चीज़ें। अ फंक्शन ऑफ बाइंग द गुड्स इज़ नोन एज परचेजेस एंड अ फंक्शन ऑफ सेलिंग द गुड्स इज़ नोन एज सेल्स। किसी भी चीज़ को जब हम ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ या चीज़ें जब हम ख़रीदते हैं तो वो क्या कहलाता है? परचेजेस। और कोई भी चीज़ जब हम बेचते हैं या चीज़ें बेचते हैं वो क्या कहलाती हैं? सेल्स। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसको थोड़ा सा आपने दिमाग से समझ लेना है। एक दफ़ा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले देखें डेटर्स। सबसे पहले तो इसको प्रोनाउंस करने का भी ध्यान रखना है कि बी जो होता है इसमें साइलेंट होता है। डेटर्स आर द पर्सन्स, ये वो लोग होते हैं टू whom goods have been sold on credit basis। यहाँ इस तरीके से याद करना है, ये वो लोग होते हैं जिनको हम चीज़ें उधार पर बेचते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा कारोबार है जूतों का, तो हम उनको दूसरे लोगों को जूते बेचेंगे उधार पे, ठीक है। जब हमने उनको उधार पे बेच दिए। डेटर्स आर द पर्सन्स, ये वो लोग हैं टू whom goods have been sold on credit, जिनको हमने उधार पे चीज़ें बेची हैं।
एंड फ्रॉम होम द बिजनेस इज टू रिसीव मनी इन नियर फ्यूचर। हमारा जूतों का क्या कारोबार है, हमने उसको उधार पर जूते बेचे, अब नियर फ्यूचर में जो वो डेट हमें देगा उस डेट पे हम उससे पैसे रिसीव करेंगे। कहता फ्रॉम होम जिनसे द बिजनेस इज टू रिसीव मनी, बिजनेस ने पैसे रिसीव करने होते हैं आने वाले वक्त में। These are also known as अकाउंट रिसीवेबल, इनको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं क्योंकि हमने इनसे पैसे लेने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, वसूल करने होते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द कस्टमर्स, ये कस्टमर्स होते हैं फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने कस्टमर का वर्ड पकड़ नहीं लेना, ये कोई भी शख्स हो सकता है, ठीक है। क्रेडिटर्स आर द कस्टमर्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि मैंने किसी से चीज़ें ख़रीदी हैं और अभी मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उधार पे मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं। डेटर में हमने चीज़ें बेची थी, क्रेडिटर में हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, ठीक है, हमने उधार पे चीज़ें ख़रीद ली हैं। एंड टू होम द बिजनेस इज़ टू पे मनी नियर फ्यूचर, यानी हमारा जूतों का कारोबार है, हमने किसी से उधार से पे चीज़ें ख़रीदी हैं और आने वाले वक्त में जो जब भी हमारे पास पैसे होंगे हम उसको बताएंगे कि हम उस तारीख को तुम्हें पैसे देंगे, तो हम उसको आने वाले फ्यूचर वक्त में, मुस्तकबिल में उसको पैसे अदा करेंगे। These are also known as accounts payable, यानी जिनको हमने पैसे पे करने होते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, वसूल करने होते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। नेक्स्ट देखें कैश डिस्काउंट। इट इज़ अ डिडक्शन और अलाउंस। डिडक्शन यानी कमी या अलाउंस कह लो कि एक्स्ट्रा पैसे देना, गिवन बाय अ क्रेडिटर, जो कि कौन देता है, क्रेडिटर देता है, टू अ डेटर। अच्छा, डेटर कौन होता है, डेटर वो होता है जिससे हमने पैसे लेने होते हैं और क्रेडिटर वो होता है जिसको हमने पैसे देने होते हैं। अच्छा, ये किसकी तरफ से किसको दिया जाता है, गिवन बाय अ क्रेडिटर, क्रेडिटर की तरफ से दिया जाता है टू अ डेटर, डेटर को। और क्यों दिया जाता है, इफ़ द अमाउंट इज़ पेड बाय द डेटर बिफोर द ड्यू डेट, यानी जब डेटर ने कहा था कि मैं 10 तारीख को पैसे दूंगा क्रेडिटर को, लेकिन वो 10 तारीख से पहले ही 5 तारीख को ही उसको पैसे देने चला गया, तो क्रेडिटर कहेगा कि तुमने तो 10 तारीख का मेरे साथ वादा किया था, चलो तुम मुझे 5 दिन पहले, ड्यू डेट होती है 10, यानी कि उसने 10 का वादा किया था, ये ड्यू डेट है, लेकिन अगर वो 5 तारीख को ही पैसे वापस करने आ गया तो फिर उसको डिस्काउंट देगा क्रेडिटर, ठीक है। यानी कि अगर वो 1000 रुपये की एक प्रोडक्ट थी तो वो कहेगा चले आप 900 मुझे इस प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट का 900 रुपीज़ दे दें, तो ये होगा कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है जी एसेट्स। अकाउंटिंग के टर्म में या बिजनेस में एसेट कहते हैं असासा जात, यानी सिंपल मैं आपको उस लफ्ज़ों में अगर समझाऊं कि यानी मैंने अगर जूतों का कारोबार शुरू किया है तो उसके लिए मैंने जो जगह ली है, जो कमरा लिया है या जो दुकान ख़रीदी है तो वो मेरा असासा होगा। उसके अंदर बैठने के लिए जो मैंने बेंचेस ख़रीदे हैं या मैंने अलमारी ख़रीदी है जूते रखने के लिए, ये मेरा असासा होगा। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉपर्टी जो हम ख़रीदते हैं, एंड पोजेशंस ऑफ द बिज़नेस, कारोबार करते वक्त हम जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं, जो भी उसकी मलकियत होती हैं कारोबार की, उसे कहते हैं एसेट्स। बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल का सिर्फ अभी आप इतना समझ लें, टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र भी आती हैं और हम उनको टच भी कर सकते हैं, जैसे मेज़, कुर्सी और अलमारी, कोई भी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, पेन। और इनटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। मसलन मैं अगर कोई पुराना ब्रांड है जो इतने अरसे से काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर हम किसी भी ब्रांड का नाम ले लेते हैं, खाड़ी एक ब्रांड है, तो उसका एक नाम है। अगर कोई बंदा कहेगा कि मैंने खाड़ी से ये सूट ख़रीदा है, तो हर इंसान के जहन में जो उसका इमेज है, ठीक है, जो अगर किसी ने अगर वो कपड़ा ख़रीदा है तो उसका अगर वो कपड़ा अच्छा नहीं रहा तो उसका एक बैड इमेज होगा और दूसरे के इंसान के जहन में उसका एक अच्छा इमेज होगा। जो अच्छा इमेज होता है ना, वो उसे कहते हैं गुडविल, साख, ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट। अगर आपके जहन में किसी भी ब्रांड का अच्छा इमेज है ना, तो वो उसका इंटेंजिबल एसेट है, यानी वो नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन वो उसका एसेट है, इंटेंजिबल।
नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी से ही है यानी जिम्मेदारियाँ। लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिज़नेस। ये वो वाजबात हैं, इन्हें उर्दू में वाजबात कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कारोबार शुरू किया तो मेरे पास 1 लाख था, लेकिन मुझे कारोबार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपया चाहिए था। तो उसमें से मैंने 50,000 अपने रिलेटिव से ले लिया या फ्रेंड से ले लिया और 50,000 बैंक से ले लिया। तो मैंने 2 लाख से कारोबार तो शुरू कर लिया, लेकिन उसमें जो 1 लाख है वो मेरा अपना एसेट है, यानी एज अ ओनर। जो मैंने बाकी 50,000 का बैंक से लिया है वो भी मेरी लाइबिलिटी है, और जो 50,000 मैंने अपने फ्रेंड से लिया वो भी मेरी लाइबिलिटी है, यानी वाजिबात हैं जो मैंने अदा करने हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स, यानी कि वो कर्जे होते हैं, और ऑब्लिगेशंस वो जिम्मेदारियाँ होती हैं ऑफ द बिज़नेस जो कि बिज़नेस ने अदा करनी होती हैं। तो वाजिबात इंसान या कर्जे वो जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि बिज़नेस ने अदा करनी होती हैं। नेक्स्ट है कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल यानी सरमाया। कैपिटल का मतलब होता है सरमाया अकाउंटिंग की टर्म में। यानी जब मैंने कारोबार शुरू किया तो मैं कारोबार में कितना सरमाया लेकर आई, यानी मैंने 2 लाख से कारोबार शुरू किया था ना, तो उसे ही कहेंगे कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, यानी मालिक के पास कितना पैसा था जिससे उसने कारोबार शुरू किया। इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स, कहते हैं वो ज़रिया है फंड्स का, प्रोवाइडेड बाय द ओनर, जो कि मालिक लेके आता है ऑफ द बिज़नेस के अंदर टू स्टार्ट। नया बिज़नेस जब वो शुरू करता है, जब वो पैसा लेके आता है, उसे कहते हैं ओनर्स इक्विटी। या फिर उसने कारोबार तो बहुत अर्सा पहले शुरू कर लिया था, लेकिन अब वो चाहता है कि उसकी ब्रांचेस मज़ीद बढ़ा ले, यानी कि मुख्तलिफ एरियाज़ में अब उसकी ब्रांचेस कर ले। पहले एक जगह पे थी उसकी कंपनी, अब वो मुख्तलिफ सिटीज़ में उसको एक्सपेंड बढ़ाना चाह रहा है, तो फिर और पैसा वो अपने कारोबार में लेके आता है, तो फिर उसे भी ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट है जी ड्राइंग्स। ये भी बहुत आसान है। ड्राइंग्स कहते हैं यानी अगर 2 लाख रुपया लेके आया वो कारोबार में, उसने जूते ख़रीदे, 2 लाख रुपया लगाया और फिर उसके जूते ख़रीदे। अब वो जो जूते कारोबार है ना उसका, अगर वो उनमें से कुछ जूते अपने ख़ानदान वालों के लिए ले जाए अपने उस कारोबार के अंदर से निकाल के, उसे कहेंगे ड्राइंग्स। यानी उसने चीज़ें ली हैं अपने कारोबार में से अपने पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसके पैसे उसने अदा नहीं किए मालिक ने। और अगर वो 2 लाख रुपया लेके आया था कारोबार में, जब उसने कारोबार शुरू किया था, उसमें से वो 50,000 रुपया निकाल दे, पीछे रह जाएगा कारोबार में 1.5 लाख। 50,000 रुपया निकाल कर वो अपने घर में लगा ले, अपने घर के खर्चे के लिए या किसी भी अपने पर ज़ाती मकसद के लिए लगा लेगा अगर, तो उसे कहेंगे ड्राइंग्स। यानी उसने अपना कैश की शक्ल में अपने कारोबार में से पैसा निकाला, या अगर उसने जूते लिए तो उसने चीज़ों की शक्ल में अपने कारोबार में से पैसा निकाला। अब इसकी डेफिनेशन देखें। द अमाउंट ऑफ कैश, यानी अगर वो 50,000 रुपये लेके गया, और या फिर गुड्स, अगर उसने चीज़ें निकाली अपने कारोबार में से, अगर जूते या कोई भी वो कारोबार करता हो उस कारोबार में से वो चीज़ें वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल ले। टेकन बाय द ओनर, जो कि ओनर ले जाएगा फ्रॉम द बिज़नेस कारोबार से फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो इसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी हासिल कर सकें।